हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीडियो मेंस के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स आपके लिए बेस्ट रहेगी, किस तरीके से आपको शुरुआत करनी चाहिए। अगर आपने अभी तक भी पढ़ाई नहीं करी है तो आपकी क्या रणनीति रहनी चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि वीडियो मेन्स का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। थोड़ा कहने का मतलब है काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। इसके अंदर कुछ सब्जेक्ट है, जैसे कि इसके अंदर राजनीति हो गई, रीजनिंग हो गई, कंप्यूटर हो गई, ये तीनों सब्जेक्ट हटा दी गई है। और कुछ नए सब्जेक्ट है, जैसे कि मैथ्स के अंदर क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी है, हिंदी के अंदर बढ़ा दी है। तो कुछ जैसे स्टूडेंट है तो उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि यार मैथ्स की किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, हिंदी हमारी वीक है तो उसको कैसे करना चाहिए, इंग्लिश के क्वेश्चन भी बढ़ा दिए हैं तो उसकी कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो इस वीडियो में हम सारे डाउट क्लियर करेंगे और मैं आपको एक अच्छी और सटीक रणनीति बताऊंगा जिसके तहत अगर आप पढ़ाई करते हो, उस हिसाब से भी अगर आप पढ़ाई करते हो तो आप डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि आप फाइनल सिलेक्शन लेके जाओगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को अच्छे से देखना है और जो जो मैं बुक्स बताऊंगा या जिस तरीके की आपको टाइम टेबल बताऊंगा उस हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है आगे की। इस हिसाब से अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले अपन सिलेबस की बात कर लेते हैं कि क्या सिलेबस है, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है। तो इससे बात करने से पहले बता देता हूं कि आपको 200 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है और 160 इसके क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इसके अंदर बात करें तो एक क्वेश्चन है वो 1.25 मार्क्स का होने वाला है। और नेगेटिव मार्किंग का भी आपको पता होगा कि इस बार नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की, तो ये भी आपको काफ़ी ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं हिंदी की। हिंदी का आप सभी को पता है कि 30 मार्क्स की 30 नंबर की हिंदी आने वाली है। और अगर क्वेश्चन की बात करें तो इसके अंदर 24 क्वेश्चन आने वाले हैं। और अगर बात करें इसके अंदर इंग्लिश की, तो इंग्लिश की भी बात करें तो 200 मार्क्स के इंग्लिश आने वाली है और 16 क्वेश्चन इसके अंदर आने वाले हैं। तो टोटल अगर बात करें तो इसके अंदर देख सकते हैं 40 क्वेश्चन आने वाले हैं हिंदी और इंग्लिश के। तो ये सब्जेक्ट है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखने वाली है। लगभग अगर इसके अंदर बात करें तो ये 25% पूरे जो सिलेबस है आपका, उसके अंदर 25% आपका ओनली ये दो सब्जेक्ट लेके आएगी। तो ये सब्जेक्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों सब्जेक्ट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है और अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके अंदर अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो ये पूरे में से पूरे मार्क्स आपको दे सकती है। तो इन सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। और अगर बात कर लेते हैं हिंदी की, तो हिंदी के अंदर आप बात करें तो चार ऐसे टॉपिक है जो आपको थोड़े से अच्छे से पढ़ने हैं, जैसे कि संधि समास उपसर्ग पढ़ते। ये ऐसे टॉपिक है जिनको आपको थोड़ा सा समझना है। बाकी के जो टॉपिक है, विलोम शब्द हो गया, शब्द युग्म हो गया, या वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, परिभाषिक शब्दावली हो गए, तो ये ऐसे सब्जेक्ट है इनको आपको रटना है। ये ऐसे क्वेश्चन है, ये ऐसे सब्जेक्ट है जिनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करनी है। बाकी समझने की जरूरत इसमें कुछ भी नहीं है। आप विलोम शब्द का क्या समझोगे, आप परिभाषिक शब्दावली का आप क्या समझोगे। तो आपको जो समझने लायक जो 4 टॉपिक मैंने बताए हैं उनको एकदम अच्छे से कहीं यूट्यूब पे वीडियो देख के भी कर सकते हैं। और एक चीज़ मेंशन कर देता हूँ, आपको अभी नया कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। वीडियो प्री की आपने प्रिपरेशन करी है तो मेंस की भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो, मैं ये समझता हूँ। अगर आप अभी से नया कोर्स लोगे तो आप उसी में रह जाओगे, ना ही आपको नए नोट्स बनाने हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है। मान के चले तो 2-2.5 महीने है आपके पास। बाकी अगर कुछ पर्सनल छुट्टियां भी मार लेते हैं तो लगभग 2-2.5 महीने लास्ट है आपके पास। तो इन 2-2.5 महीनों में अगर आप नोट्स बनाने बैठ जाओगे तो आपसे अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। तो मेरा कहना यही है कि आप कम से कम नोट्स बनाएं और जो आपने प्री के लिए पढ़ा है, जैसे कि राजस्थान जी की हो गई, ज्योग्राफी हो गई, आपकी वर्ल्ड हो गई, राजस्थान की ज्योग्राफी हो गई, तो ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपने प्री में भी पढ़े हैं। तो इनको अलग से अभी स्पेशली टाइम देके नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपने पढ़ा है उनका बार बार ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, ये आपके लिए काफ़ी है। हिंदी के लिए बुक्स की बात करें तो एक राघव प्रकाश की बुक्स आती है और एक आती है हिंदी की नवीन व्याकरण, जो 9 से 12 को लेके आती है। तो ये बुक्स आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपको कोई भी बुक लाने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी है। मैंने खुद ने राजस्थान एसआई के लिए इसके अंदर प्रिपरेशन की है, या बात करें वीडियो प्री के लिए भी मैंने यही किताबें पढ़ी है। और इस किताबों को आपको 3-4 बार रिवीजन कर लेना है बस। राघव प्रकाश है ये आपके, जैसे अगर आप एसआई की प्रिपरेशन करते हो तो उसके लिए भी आपके ये काम आ जाएगी। तो ये बुक आपके लिए काफ़ी है और अदर बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओनली हिंदी के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश की बात करें तो इसके अंदर आपको अलग से कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ना बहुत बड़े 2-2 3-3 घंटे के कोई वीडियो देखने हैं। आपको कुछ नहीं करना है। आपको जैसे इसके लिए मैं स्पेशली आपको सजेस्ट करूंगा आप यूट्यूब का सारा लीजिए। यूट्यूब आपके लिए बेस्ट है। इंग्लिश के जो जैसे ग्रामर के जो टॉपिक हैं इसको आपको छोड़ना नहीं है। इंग्लिश आप कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि इसको छोड़ के चले जाते हैं, तो ये तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। जो सिलेबस है उसको 2-3 बार तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना ही है। तो इंग्लिश में बात करें तो इसके अंदर एक्टिव पैसिव हो गया या डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, और अगर बात करें इसके अंदर आर्टिकल हो गए, प्रीपोजिशन हो गई, तो ये 3-4 जो चीजें हैं वो आपको एकदम अच्छे से पढ़ के जानी है। ये पूरे मार्क्स दे सकती है। एक्टिव पैसिव है वे आपको 2 घंटे में आप प्रिपरेशन कर सकते हो इनकी। इनडायरेक्ट डायरेक्ट है इनकी भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये आपके काफी अच्छे मार्क्स दे सकती है। अगर आप इंग्लिश में से 16 में से 10 मार्क्स भी अगर स्कोर करते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं वो एक बार आप लिख लें और वही आपको प्रिपरेशन करनी है। और इसके अंदर एक चीज़ और है जो फायदेमंद है, इसके अंदर पैराग्राफ भी आने वाला है, तो उसके अंदर भी आप काफ़ी स्कोर कर सकते हो। तो इंग्लिश के अंदर जो ग्रामर के टॉपिक बताए हैं या पैराग्राफ है उनको आपको करना है। बाकी आपको अलग से कोई रस्तोगी आ गई ऐसी कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं है आपके पास। आपको थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से स्टडी करनी है। आपको ऐसा नहीं है कि इंग्लिश के अंदर 16 में से 16 मार्क्स लेके आने हैं। हाँ, अच्छी बात है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप लेके आ सकते हैं। बाकी जिसकी इंग्लिश वीक है
है। और जो राजस्थान के स्टूडेंट है खासकर उनकी इंग्लिश वीक ही होती है लगभग स्टूडेंट की। तो जो मैंने आपको बताई है इंग्लिश के लिए स्ट्रेटजी, आपको वही अपनानी है और आपके बहुत ही अच्छी कारगर साबित होगी। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। इसके अंदर चैलेंजिंग सब्जेक्ट आपके लिए है मैथ्स। तो मैथ के काफ़ी जैसे स्टूडेंट हैं उनको मैथ नहीं आती है, और मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको मैथ नहीं आती है तो अच्छा रहेगा आप रीट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसके अंदर मैथ आपको आनी जरूरी है। और अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि यार नहीं मैं जीके के अंदर सारे मार्क्स लेके आ जाऊंगा, तो ये कतई पॉसिबल नहीं है। आपको मैथ के अंदर अच्छे से अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ के अंदर 40 में से 40 मार्क्स भी लेके आएंगे, 32 में से 32 क्वेश्चन करके आएंगे, ये 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। इसलिए आपको मैथ को थोड़ा हल्के में नहीं लेना है। अगर नहीं आती है तो कुछ जो टॉपिक मैं बताऊंगा उनको आपको प्रिपरेशन करने की स्टार्ट कर देनी है अभी से, और पूरी कोशिश करनी है आपको प्रिपरेशन करने की कि वो अच्छे से टॉपिक हो जाए। आपको एडवांस लेवल की मैथ नहीं पढ़नी है, मैं पहले ही बता देता हूँ। 10th 11th 12th की आपको मैथ बिल्कुल नहीं पढ़ी है, ना आपको ज्यामिति पढ़नी है। अगर आपको नहीं आती है तो उसके अंदर दिमाग नहीं लगाना है। और कुछ तो जो टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप वो भी टॉपिक पढ़ते हो तो आप उसमें भी स्कोर कर सकते हो। जैसे कि इसके अंदर हो गया अनुपात समानुपात हो गया, और जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ आप साथ साथ लिखते जाइए। और इसके अंदर हो गया प्रतिशत हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, लाभ हानि हो गई, तो ये भी आप टॉपिक पढ़ सकते हो। अगर बात करें तो SI CI हो गया, प्रतिशत हो गया, तो ये टॉपिक आप पढ़ सकते हो। समय दूरी हो गई, सांझा हो गया। तो इन जो टॉपिक है इनको आपको अच्छे से करना है। और ये टॉपिक ऐसे हैं जो कि बहुत ही ईजी, जैसे रेलवे लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो काफी ईजी क्वेश्चन आते हैं, SSC लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप अगर चाहे तो प्रीवियस ईयर का जो ग्राम सेवक का पेपर हुआ था उसको आप उठा के देख सकते हैं, 2016 वाला। बहुत ही, अगर आपने नहीं भी पढ़ी है तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इतना हाई लेवल के CGL लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आपको इसको लेके डरना नहीं है कि यार मैथ कैसे करूंगा मैं। अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, शुरू से मैंने खुद ने जब स्टार्ट की थी तो मैथ नहीं आती थी इतनी, लेकिन अभी मैंने खुद ने प्रैक्टिस करके काफी अच्छी कर ली है, तो आप भी कर सकते हैं। डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और मैथ के अंदर एडवांस लेवल के आपको नहीं करना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। आपको जो बेसिक लेवल की जो मैथ आती है 10th तक की, उसको आपको अच्छे से अच्छा करना है। और ऐसा नहीं कि छोड़ के जाना है, मैथ आपको करनी ही है। ऐसा नहीं आप जीके के भरोसे चले जाओ, जीके के अंदर सबके सेम ही मार्क्स आते हैं। राजस्थान की कला संस्कृति आप कितना ही रट लो, वही एवरेज मार्क्स रहता है हर स्टूडेंट का। तो आपको उसमें इतना ध्यान नहीं देना है। जो जैसे हिंदी हो गई, मैथ हो गया, जैसे बात करें इंग्लिश हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इन टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी जो टॉपिक है उनको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो मैथ के लिए अगर आप बुक की बात करें तो मैं बता देता हूँ आपके लिए, एक ईजी सी बुक है RS अग्रवाल की। RS अग्रवाल की बुक आती है, या बात करें तो ये काफ़ी एकदम बेसिक लेवल से आपको सारी चीज़ें बताता है RS अग्रवाल की जो बुक है। और अगर बात करें तो आप माथुरिया की बुक भी लेके आ सकते हो। तो अगर इनमें से दोनों में से एक भी अगर आपके पास बुक है तो काफ़ी है, उससे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं वही आपको करना है, एडवांस लेवल का पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ये जो 3 मैंने आपको सब्जेक्ट बताए हैं, हिंदी, इंग्लिश और मैथ, अगर इनकी बात करें तो ये 45% आपके ये टोटली 3 सब्जेक्ट ही पूरे पेपर में से देखे जाएगी आपको। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनको आपको काफ़ी टाइम देना है। जैसे अगर हिंदी इंग्लिश की बात करें तो दिन में आपको 2 घंटे इसके अंदर, दोनों के सब्जेक्ट के अंदर 2 घंटे तो आपको देने ही है। और अगर मैथ बात करें तो मैथ आपको बिल्कुल नहीं आती है तो कम से कम पूरे दिन में से 2 घंटा आपको मैथ को भी देना है। तो लगभग 3 या 4 घंटे आपको इन 3 सब्जेक्ट को देना है। काफ़ी अच्छा स्कोर आपको देके जाएगी। अगर बात करें तो 40, 30 और 20, तो इसके अंदर 90 मार्क्स आपको ये देके जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यार 110 120 के अंदर अगर आपके मार्क्स रहते हैं वीडियो मेंस के अंदर, तो आप काफ़ी अच्छे लेवल में आ जाओगे, आप काफ़ी कंपटीशन में आ जाओगे। तो आप देख सकते हैं 90 मार्क्स ये 3 सब्जेक्ट आपको देखे जा रही है। तो काफ़ी अच्छे से इनकी प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट आता है करंट अफेयर्स और साइंस। तो इनकी बात करें तो इनको लेके आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। करंट अफेयर्स के लिए मैं आपकी वीडियो डालता रहता हूं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि लगभग जैसे कि जब भी एग्जाम होगा जुलाई तक, आपके जनवरी से जुलाई तक पूरे टोटल आपके डाल दूंगा मैं एक करके। तो आप अगर वो भी देखते हैं तो आपके लिए काफ़ी है मेरे ख्याल से। जो क्रोनोलॉजी आती है, जो मंथली क्रोनोलॉजी आती है, मैं उसके आपको निचोड़ देता हूँ, तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से करंट को। और अगर आप मूमल भी पढ़ते हो तो मूमल भी आपके लिए काफ़ी है। मैं आपको बुक बता देता हूँ, जैसे कि ये क्रोनोलॉजी आपने पढ़ी होगी, या मूमल की आती है जो 2 मंथ में एक आती है मूमल की, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। इनको बाद में, इनके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये 2 बुक्स भी पढ़ते हो तो काफ़ी है मेरे ख्याल से। इनमें से आपको एक बुक चूज करनी है तो आप कोई भी कर सकते हो। तो बाकी आपको चिंता नहीं करनी है करंट के लिए कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन से वीडियो देखें। अगर आप किसी एक यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं तो उनको भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि आपको बहुत ही कम टाइम देना है। मतलब ऐसा नहीं कि आप दिन भर करंट अफेयर्स ही देख रहे हो। अगर आप फ्री हो, बैठे हो, आप खाना खा रहे हो, तब आप यूट्यूब पे वीडियो चला लो उसका करंट अफेयर्स का। और डेली का नहीं पढ़ना आपको। ऐसा नहीं कि डेली के डेली आप नोट्स बना रहे हो, कॉपी भर लिया आपने और आपको रिवीजन करने का भी टाइम नहीं मिला लास्ट में, ऐसा होगा। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। आपको बस एक बुक चूज करनी है, या तो मूमल पढ़ लो या आप क्रोनोलॉजी पढ़ लो। इनमें से एक चीज़ पढ़ लो आप, काफ़ी है आपके लिए। और इससे बाहर आपको, मतलब किसी को भी नहीं आएगा। अगर इससे बाहर भी आ गया तो किसी को भी नहीं आएगा, ये सोच लेना।
क्योंकि क्रोनोलॉजी है उससे काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको अदर बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये पढ़ लो, काफ़ी है आपके लिए। नेक्स्ट है साइंस। तो साइंस को लेके आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपके पास ल्यूसेंट है तो उसके अंदर सामान्य विज्ञान पीछे आती है, वो पढ़ लो, आपके लिए काफ़ी है। अगर आप अरिहंत पहले पढ़ चुके हैं, अगर आपने पहले भी कोई नोट्स बना रखे हैं तो आप वो पढ़ लो, नई बुक लाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सारी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। अगर आपने पहले जो बुक से पढ़ी है, जिस नोट से आपने पहले पढ़ा है, आपको वही पढ़ना है। नई बुक अब लाने की गलती नहीं करनी है। आपको पोथी लेके नहीं बैठना है कि इतनी बड़ी आप बड़ी बड़ी बुक लेके बैठ गए, उनको पढ़ने में लग गए हो। 2 महीने हैं, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, आपको ये जॉब चाहिए, बस इतना सा आप दिमाग में रखो। आपको इसका ज्ञाता नहीं बनना है कि यार मेरे को राजस्थान की कला संस्कृति का ज्ञाता बनना है, मैथ का ज्ञाता बनना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। स्मार्ट स्टडी करनी है। इसलिए आपको जो जो मैं चीज़ें बताऊंगा, जो जो मैंने चीज़ें बताई है अभी तक, वो एकदम शॉर्ट और सटीक बताइए। अगर आप इतना भी करते हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा फाइनल। तो आप साइंस के लिए आप ल्यूसेंट पढ़ लो, इससे ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। और साइंस के मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, आपको उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे कि अगर बात करें तो इसके अंदर जो दैनिक जीवन का जो साइंस होती है, जैसे कि रेलवे के बारे में, पटरियों के बारे में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, करंट के बारे में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो जो लॉजिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन आते हैं उनको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना है। बाकी आपको साइंस के अंदर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो मैंने बताई है उसको 2-3 बार आप ल्यूसेंट को पढ़ लो, या अगर जैसे कि रेलवे की जो बुक्स आती है, काफ़ी प्रीफर करते हैं लोग उस बुक को, तो आप वो भी बुक लेके आ सकते हैं। स्पीडी पब्लिकेशन की जो बुक आती है आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो ये है आपके पास, तो काफ़ी बढ़िया बुक है ये, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। छोटी सी बुक आती है ये। या अगर और आप इसके अंदर बुक देखना चाहो तो एक आती है इसके अंदर स्पीडी घटना चक्र की आती है, सॉरी घटना चक्र की बुक आती है, ये भी आप पढ़ सकते हो। तो इसमें से आप कोई भी बुक पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कि तीनों आप उठा के लेके आ गए और तीनों को रटने लगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। 8 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर, अगर आप इतना भी करते हो तो इसके अंदर 6 से 7 नंबर आप इसके अंदर ला सकते हो। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है और इतने हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर भी उठा के देख सकते हैं। RSMSSB बोर्ड का जो पैटर्न है उसके हिसाब से काफ़ी लगभग मॉडरेट क्वेश्चन ही आते हैं। तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो आपको मैं बता रहा हूँ उसको आप अगर कर लेते हो तो काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आ जाता है। नेक्स्ट है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी की अगर इसके अंदर बात करें, ज्योग्राफी के अंदर आपके 3 सब्जेक्ट हैं, जैसे कि इंडियन हो गया, वर्ल्ड हो गया और राजस्थान हो गया। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए। 24 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर और 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इसका पोर्शन है। तो आपको ज्योग्राफी के लिए, जैसे स्पेशली अगर बात करें तो इंडिया के लिए आपको क्या करना है, इकोलॉजी है एक, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। और वन्य और वन्य जीव अभ्यारण्य, कौन कौन से अभ्यारण्य है, ताल छापर अभ्यारण्य या इंडिया लेवल को जो जो अभ्यारण्य होते हैं उनको आपको ज़्यादा फोकस करना है। और अदर इसके लिए बुक लाने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको बताई है वो आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं। अगर आपके पास दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पे टॉपिक डालिए इकोलॉजी और उसके 3-4 पेज के नोट्स बना लीजिए, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। वन्य जीव अभ्यारण्य है उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, कौन से स्टेट में कौन सा है। पर्यावरण के बारे में जो जो चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, उनको भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी इसके लिए आप अलग से, ऐसा नहीं है कि आप अलग से इसका कोर्स ले रहे हो या कोई बड़ी सी बुक पढ़ रहे हो इंडियन ज्योग्राफी के लिए स्पेशली, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा वेटेज नहीं है, इंडियन का इतना ज़्यादा नहीं पूछता है। राजस्थान लेवल का एग्जाम है तो आपको थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाना है कि कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। नेक्स्ट है वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको जैसे कि जो महासागर होते हैं, 5 जो महासागर हैं उनको आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है। और जो 7 महाद्वीप है उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। कौन कौन से पर्वत है उन महाद्वीपों में, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है, कौन सी नदियां बहती हैं, उनकी सहायक नदियां हैं, कौन कहाँ पर गिरती है, जो जल संधियां होती है वो किस किस के बीच में है, कौन सी है। तो ये जो 3-4 जो मैंने बताई है, जैसे खनिज हो गए या कौन सा खनिज कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये 5-6 चीजें हैं। इनको आप अगर अच्छे से कर लेते हो तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन इससे बाहर आपको नहीं जाएंगे। और इसके लिए आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप 7 महाद्वीप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, आपके पास जो भी बुक है। और आपको मैं एक पीडीएफ बता देता हूं, मैं आपको टेलीग्राम मेरा आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे मैं एक पीडीएफ भेज दूंगा। उसके आपको पेज नंबर 51 से जो 94 पेज है, लास्ट पेज तक आपको 51 से लास्ट पेज तक आपको निकाल लेना है। और उनको आपको 7-8 बार, जितनी बार हो सकता है एग्जाम तक, उसका आपको रिवीजन कर लेना है। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये प्रीफेक्शन आईएएस के कुछ नोट्स हैं, ये मैं इन्हीं से आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी में प्रिपरेशन करता हूँ। तो मैंने काफी अच्छे से पढ़ी है। इसके अंदर जो 7 महाद्वीप है या इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट महाद्वीपों के अंदर जिले हैं, मरुस्थल हैं, तो काफी अच्छे से इसको एक एक चीज इसके अंदर शॉर्ट में दे रखी है। और इसके ज्यादा पेज नहीं है, बहुत छोटी सी है, इसके अंदर निकलेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, बस आपको ये नोट्स निकलवा लेने हैं और इनको आपको ज्यादा से ज्यादा इसके रिवीजन करने हैं। तो आपको बस इस नोट्स के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कोई बुक लेके नहीं आनी है। महेश कुमार वर्णवाल की बुक है, आप पढ़ सकते हैं। अगर आपने पहले पढ़ी है तो अच्छी बात है, काफी अच्छी बुक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो बेकार बुक है, लेकिन आपको कम समय में अगर अच्छी स्टडी करनी है तो इस तरीके से कुछ ना कुछ आपको जुगाड़ करना ही पड़ेगा। ये नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं जल्दी से जल्दी इनको भेजने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, इसके अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी का आपके हो गया है। बात है नेक्स्ट राजस्थान ज्योग्राफी। तो राजस्थान ज्योग्राफी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम अच्छे से ध्यान में रख के पढ़ना है। और इसके अंदर अगर बात करें तो इसके अंदर आपके पास लक्ष्य की अगर बुक है तो वो आप पढ़ सकते हैं, या पेनोरमा की है या सीकवाल की है। आपके पास जो भी बुक है उसमें से किसी एक बुक को आप चूज कर लीजिए और उसको पढ़ते रहिए, या जो आपने प्री में पढ़ा है उसको आप बार बार रिवीजन करिए। तो राजस्थान ज्योग्राफी के लिए आपके इनमें से कोई भी बुक है आप उसको पढ़ सकते हैं, कोई अलग से बुक लेने की जरूरत नहीं है। सबके अंदर सेम ही मटेरियल होता है, बस लगभग उनकी लैंग्वेज चेंज होती है। तो आपको
3-4 बुक लेने की जरूरत नहीं है, इनका बार बार ज़्यादा से ज़्यादा इनका रिवीजन करना है। और इसके अंदर टॉपिक की बात करें तो जैसे खान खनिज हो गया, ये टॉपिक आपको अच्छे से करना है। वन और वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, पशु संपदा हो गई, ये इसके लिए पशु संपदा के लिए जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उनकी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं, तो काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। और इसके अंदर जैसे ऊर्जा हो गई, ये आपको जनसंख्या हो गई, तो इन जो 3-4 चीज़ें हैं उनको आपको राजस्थान ज्योग्राफी में ज़्यादा ध्यान देना है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो अगर बात करें नेक्स्ट इसके अंदर कृषि और आर्थिक संसाधन, तो इसके अंदर भी टॉपिक राजस्थान ज्योग्राफी के ही है। तो आपको ये दो जो टॉपिक है 60 नंबर के जो टॉपिक है, इसके अंदर पूरी वर्ल्ड की राजस्थान की ज्योग्राफी ही है। तो आपको राजस्थान ज्योग्राफी को काफ़ी अच्छे से सीरियस होकर पढ़ना है, तो इनके अंदर काफ़ी अच्छे से ध्यान भी देना है आपको। तो इसके अंदर कृषि और आर्थिक संसाधन की अगर बात करें तो इसके अंदर आपको आर्थिक समीक्षा, इसके अंदर इकोनॉमिक जो सर्वे आती है उसको आप अच्छे से करना है, और इसके अंदर बजट आता है, इसको भी आपको अच्छे से करना है। तो ये तो आपको अच्छे से पढ़ के ही जाना है, क्योंकि कृषि और आर्थिक संसाधन के जो लेटेस्ट जो आंकड़े होते हैं कि किस कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ था, फसल उत्पादन कितना हुआ था, दालों का उत्पादन कितना हुआ था, तो ये सारी चीजें आपको आर्थिक समीक्षा के अंदर ही मिलती है। तो आपको आर्थिक समीक्षा को काफी अच्छे से करके जाना है। मैंने उसके कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, जब भी होगी मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे प्रोवाइड कर दूंगा, उसको आप 3-4 बार रिवीजन कर लेना। और बजट के लिए मैंने अलग से एक वीडियो डाल दी है आपके। और अगर आपने बजट या इकोनॉमिक सर्वे अलग से पढ़ना चाहते हो तो जो मुमल की जो आई है उसके अंदर कुछ शॉर्ट दे रखा है बजट का और इकोनॉमिक सर्वे का, उसको भी आप पढ़ सकते हो, काफी अच्छे से दे रखा है, खुद ने मैंने पढ़ा है। अगर आप वो भी करते हो तो आपके जरूरी नहीं है कि आप आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप उतना भी करते हो तो आप वीडियो मेंस का एग्जाम आराम से क्लियर कर लोगे। तो इतना दिमाग नहीं लगाना है कि यार इतने से पेज है मुमल के अंदर, क्या ही कोई लिखेगा अच्छे से। अगर आप उसको भी अच्छे से पढ़ते हो तो आप काफी अच्छे से आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है आर्ट और कल्चर, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए। अगर इनका बात करें तो लगभग 85% ये ऊपर की सब्जेक्ट आपके कवर करती है, और ये भी आपके कवर करती है, काफ़ी अच्छा पोर्शन है। तो आर्ट कल्चर और जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है, इसके अंदर राजस्थान की जो इंडिया की हिस्ट्री है वो भी इसके अंदर आपके दे रखी है। तो उसके अंदर आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा वेटेज इसका नहीं है। और अगर आप इसके अंदर दिमाग लगाओगे तो बाकी चीज़ों से आप पीछे रह जाओगे। तो इंडियन हिस्ट्री को आप एस्केप करके भी चल सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अगर आपकी अच्छी है तो आप दोबारा पढ़ भी सकते हैं। अगर आपने आज तक कभी पढ़ी नहीं है, ना आपका इंटरेस्ट है, तो इस सब्जेक्ट को आप छोड़ के भी चल सकते हैं। बाकी राजस्थान की आर्ट कल्चर है, इसके अंदर जैसे नृत्य हो गया, जनजातियाँ हो गई, लोक संत हो गए, देवी देवताएं हो गई, तो ये आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, उनको आप अच्छे से अच्छे करिए। और इस सब्जेक्ट को आप इतना ज़्यादा फोकस करके मत पढ़िए, क्योंकि मेरा ये कहना है, क्योंकि ये चीज़ें आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो। बाकी की चीज़ें जैसे ज्योग्राफी हो गई या मैथ हो गई या हिंदी हो गई, इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रख के पढ़ो, क्योंकि ये ऐसी सब्जेक्ट होती है जिनके अंदर कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको ये ज्यादा दिमाग में नहीं रखनी है। बाकी इंडियन हिस्ट्री के भी जैसे इसके अंदर मॉडर्न हिस्ट्री जो आती है आप वही पढ़ लोगे तो ही काफी है। मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे दयानंद सरस्वती हो गया, राजा राममोहन राय हो गए, तो ये जो धार्मिक जो होते हैं, ये चीजें जो आपके राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये पढ़ सकते हैं। बाकी जो गांधीवादी युग है 1857 वाली क्रांति के बाद का जो भी जो आंदोलन हुए थे स्वतंत्रता के लिए, वो भी आप पढ़ सकते हैं। कौन कौन से इवेंट कब हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, या सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो इन जो छोटी छोटी चीजें होती है वही लगभग पूछे जाती है मिलान करने के लिए। आपने प्री का भी पेपर दिया होगा तो उसके अंदर आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं। तो इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपने पहले से पढ़ी है तो उसको 2-3 बार रिवीजन कर लो, और अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी है तो इसको आप छोड़ भी सकते हो। आपको बस कुछ नहीं करना है, राजस्थान की कला संस्कृति पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। और हिस्ट्री की बात करें तो इसके अंदर हिस्ट्री के अंदर फिक्स क्वेश्चन होते हैं। आपको जो राजवंश होते हैं, जो मेवाड़ राजवंश, जोधपुर राजवंश, इन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। मेवाड़ को आप एक अच्छे से पढ़ सकते हैं, बाकी आपको नहीं पढ़ना है। मैं पहले बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और इतना टाइम आपके पास नहीं है। और अगर बात करें इसके अंदर हिस्ट्री के अंदर 1857 की क्रांति वाले आप पढ़ सकते हो, एकीकरण पढ़ लेना आप अच्छे से उसको। और जो किसान आंदोलन है या प्रजामंडल आंदोलन है, बस ये 5 टॉपिक आप पढ़ लेना इसके अंदर, काफी है आपके हिस्ट्री के। ये टॉपिक आप 2 दिन में भी कवर कर सकते हो, इससे ज्यादा आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। और राजस्थान की कला संस्कृति है, उसको आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, उसके अंदर भी आपको ज्यादा टाइम देना नहीं है। और इंडियन हिस्ट्री का मैंने आपको बता दिया है आपको क्या करना है। अगर आपने पढ़ी है तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ी है तो आप छोड़ के भी जा सकते हैं। तो जो मैंने बुक्स बताई है आपको, अगर आप उनको भी अच्छे से पढ़ते हो तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि आपका फाइनल सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। और मैंने ज्यादा चीजें, बड़ी बड़ी चीजें नहीं बताई है, ना बड़ी बुक्स बताई है, आपको एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी बताई है। इस हिसाब से आप चलते हो तो आप डेफिनेटली सिलेक्शन लेके रहोगे। और आपको भ्रम में नहीं पड़ना है कि नहीं मैं वो बुक लेके आ जाता हूं। और अगर बात करें इसके अंदर राजस्थान की जो राजनीति है वो भी हट गई है, जैसे कंप्यूटर भी हट गया है, तो काफी चीजें हटी भी है। तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप जिस तरीके से सरलता से आप प्रिपरेशन कर रहे हो शुरू से, बस आपको आगे करते रहना है। और अगर बात करें इसके अंदर टाइम टेबल की, तो आपको लगभग इसके अंदर बात करें 5 से 6 घंटा, तो आपको मिनिमम बता रहा हूं, लगभग आपको 7 से 8 घंटा आपको डेली का इसको देना ही है। आप अगर प्री मेंस एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो आपको इतना टाइम तो आपको इसको देना ही पड़ेगा। स्टडी को लगभग 8 घंटे तो आपका फिक्स मान के चलिए। 6 घंटे आप दिन में निकाल लीजिए, 2 घंटे आप नाइट में 9 से 11 तक निकाल सकते हैं। तो आपको कुछ भी करके मैनेज करके 8 घंटे की आपको पढ़ाई करनी है, ज़्यादा टाइम नहीं है। हो सकता है किसी को लग रहा होगा कि यार अभी तो जुलाई में एग्जाम होगा, अभी बहुत टाइम है, आराम से पढ़ाई कर लूंगा। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, बहुत कम टाइम है आपके पास। आराम से जैसे प्रिपरेशन कर रहे हो, 8 घंटे की आप प्रिपरेशन करते हो तो मेरे ख्याल से काफ़ी है, आप अच्छे से एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। ज़्यादा हाई हैवी होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ज़्यादा डरने की ज़रूरत है। और आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए एक छोटा सा मैं ओवरव्यू
भी दे देता हूँ कि जैसे अगर आप सुबह उठते हो तो 8 से लगभग 11 बजे का आप टाइम रखिए, एक शेड्यूल रखिए और इस शेड्यूल में आप 2 बुक्स ले सकते हैं या एक बुक ले सकते हैं। जैसे आपने राजस्थान की कला संस्कृति ले ली या आपने ज्योग्राफी ले लिया और इसके साथ आपने हिंदी ले ली, तो ये भी आप कर सकते हैं इसके अंदर, या आप ओनली ज्योग्राफी लेना चाहे तो ये भी ले सकते हैं। बाकी नेक्स्ट शेड्यूल आपको रखना है जैसे 2 या 3 बजे के बाद, जैसे आप 2 बजे के बाद रख सकते हैं, 2 से 5 तक का शेड्यूल रख सकते हैं। तो इसके अंदर आपको गैप भी मिल गया, जैसे 11 से 2 के बीच आपको काफी 12, 1, 2, 3 घंटे लगभग मिल जाते हैं। तो इसके अंदर आप सो सकते हैं, आराम से खाना खा सकते हैं, नहा सकते हैं, जो भी आपको काम करना है वो सब कर सकते हैं। इतना मेरे ख्याल से काफी होता है रेस्ट के लिए। 2 से 5 आप कंटिन्यू स्टडी कीजिए, आपके सेकंड लैप हो जाएगा। और इसके अंदर आप अलग सब्जेक्ट रख सकते हैं, जैसे आपने हिंदी आपने यहाँ नहीं रखी है तो आप हिंदी यहाँ भी रख सकते हैं, साथ में आप मैथ भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट करना सीखना है। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं 5 से 6 के बाद आप आराम से बाहर इवनिंग टाइम में वॉक कर सकते हैं, बाहर घूम सकते हैं, मिल सकते हैं, खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे 7 बजे के बाद वापस आप बैठ जाइए 8 बजे तक। 8 बजे तक आप एक करंट हल्का सा सब्जेक्ट ले लीजिए, इसके अंदर करंट ले सकते हैं, या इसके अंदर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो मैंने आपको पीडीएफ बताई है उसको आप पढ़ सकते हैं आराम से, और वो इंटरेस्टिंग होगी। आप पीडीएफ पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप नोट्स होंगे आपके पास, छोटे से नोट्स जो होते हैं उनको पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। जैसे करंट की क्रोनोलॉजी है या भूमल की है, जो छोटी मैगजीन आती है, उनको आप अच्छे से पढ़ सकते हो लेके। तो 1 घंटे पर आप ये कर सकते हो। बाद आप 8 से 9 के बीच आप खाना का शेड्यूल रख सकते हो, या 5 के बाद सीधा 8 बजे भी बैठ सकते हो। 8 से 11 का आप शेड्यूल रखिए, 2 घंटे यहाँ पे दीजिए। तो आप देख सकते हैं पूरा अच्छे से आप मैनेज कर सकते हो अगर आप चाहो तो। इसके अंदर आप अलग से सब्जेक्ट जोड़ सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी जोड़ ली, या अगर इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर ज्योग्राफी हो गई, या आप बात करें मैथ हो गई, इंग्लिश हो गई, कोई भी सब्जेक्ट आप रख सकते हैं। तो कम से कम एक दिन में आप 3 या 3 सब्जेक्ट तो आप मिनिमम लेके चलिए, और साथ में करंट भी लेके चलिए। तो इस तरीके से भी आप प्रिपरेशन करते हो तो काफी अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। बाकी लगभग आप लोगों को मैंने सारी चीजें बता दी है, किस तरीके से आपको स्टडी करनी है, क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए, कौन सी बुक आपको लेनी है, कौन से नोट्स आपको पढ़ने हैं, क्या आपका टाइम टेबल होना चाहिए। तो लगभग सारी चीजें ना मैंने आपको डिस्कस कर ली है। इस तरीके से आप प्रिपरेशन करते हो तो काफी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। और भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट बात है, इसके अंदर करंट अफेयर की जो नई वीडियो आने वाली है तो वो उसको मैं काफी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ अभी आपको, तो थोड़ा टाइट शेड्यूल है मेरा, तो मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी, काफी मैसेज आ रहे हैं कि आप करंट अफेयर का नेक्स्ट वीडियो डालिए, तो मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा अगला वीडियो लाने की करंट अफेयर की। बाकी जब भी आज थोड़ा सा मैं फ्री था, थोड़ा तबियत सही नहीं थी, तो मैंने आपके लिए वीडियो बना दी है। बाकी करंट के लिए भी अलग से मैं आपकी वीडियो बना दूंगा, जल्दी से अपलोड करूंगा। इतना टाइम नहीं मिल पाता है तो वीडियो नहीं बना पाता हूं। बाकी पूरी कोशिश रहेगी नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाने की। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है, कितनी आपको हेल्प मिली है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जिससे कि मैं आपके नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी लेके आऊं। और आपकी कोई पर्सनल क्वायरी है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको जवाब देने की। और बाकी वीडियो को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।